हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड या तो फिर और किसी बोर्ड से हो, लेकिन ये बिहार बोर्ड में क्लास चल रही है। तो फिर इसका जो पहला लेसन हिस्ट्री का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। इसका पहला चैप्टर हिस्ट्री का है और इसमें से जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा करीब करीब 40 के आसपास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी प्लस उसके सिवा और भी जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो 1 बाय 1 करके वीडियो देखेंगे और सवाल का यहाँ पे नीचे जवाब देंगे, अपना कमेंट करेंगे एंड लास्ट में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जल्दी से घंटा बटन दबाना और ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वीडियो डालूंगा, तो मेरी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। ओके, चलिए सवाल आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला दिख रहा है यहाँ पे, क्या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने हाजिर है कि यूरोप का मरीज, है ना। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका आंसर देख सकते हो, जो बंदा इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। पेशेंट ऑफ यूरोप, है ना। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो याद कर लीजिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, ठीक है ना। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, लेकिन अभी नहीं है, पहले कहा जाता था, अभी तो पावरफुल बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, है ना। जर्मनी और इटली के जब एकीकरण हो रहा था, है ना, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था, जो अलग अलग बिखरा हुआ था उन सभी का एकीकरण किया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया एक देश है ना, वो जो है इसके खिलाफ था, ऑस्ट्रिया, है ना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी याद कर लीजिएगा, वियना, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो याद कर लीजिएगा, यूनान इसका राइट आंसर होगा। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है ना। ग्रीस जिसको बोलते हैं, यूनान को ही ग्रीस या ग्रीक बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार सवाल ही पूछा गया, ये वाला सवाल एग्जाम में, ठीक है ना, कि इटली और जर्मनी के बीच किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो याद करिए, यूरोप महादेश, है ना। यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पढ़ा ना, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अमेरिका, अफ्रीका, तो इस तरह से यूरोप महादेश के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं, इटली और जर्मनी, ठीक है प्यारे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, ठीक है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना, है ना, तो इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो याद कीजिएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसको तो बहुत एकदम मोस्ट भी आई एकदम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद कीजिएगा, बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, यानी कि ओबे, है ना। क्या होता है ओबे मतलब? समझ रहे हैं, अवलंबन क्या था उसका, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था प्यारे? मेटरनिक, या कहीं मेटरनिक लिखता है, कहीं मेटरनिक लिखता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था, या पर्सा का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो हो गया, मेटरनिक कौन था, तो आपको पता चल गया मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, सीडान और सेडोवा। कहीं कहीं सीडान, कहीं पे सेडान लिखता है, ठीक है ना। और सेडान और सीडोवा अलग अलग है, ठीक है ना। तो सीडान का युद्ध और सेडोवा का युद्ध लास्ट में आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी सवाल का जवाब जानेंगे कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो याद कीजिएगा, सीडान का युद्ध जो हुआ था पर्सा और फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है ना। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था वो सवाल में आपको देखने को मिलेगा। डोंट वरी, हमने हर एक पॉइंट से आपके लिए सवाल ला दिया है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। हर एक, यानी कि सीडान का युद्ध कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, हम आपको बाद में बता ही देंगे। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद कीजिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना, सीडान के युद्ध के बाद जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, सॉरी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। एक साल पहले जो है युद्ध हुआ था सीडान वाला, ठीक है ना। ऐसे वो भी सवाल मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप
कैचेज ए कोल्ड। किसने कहा था? तो ये कहा था मेटरनिक ने। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी कि मेटरनिक ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, यानी कि कुछ बोलता है, छींकने का मतलब कुछ जब बोलता है, कुछ धमकाता है, तो यूरोप को जो है सर्दी जुकाम, यानी कि यूरोप को हालत खराब हो जाता है। कहने का मतलब ये एक मुहावरा है, सर्दी जुकाम हो जाना। जब वो छिटता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, एक मुहावरा यूज किया गया है। आगे है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से क्या था? प्रभावित था। याद करेंगे, हीगेल, है ना। हीगेल नाम का एक विचारधारा विद्वान व्यक्ति थे, उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित थे। कौन? बिस्मार्क। आगे सवाल है, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? यानी कि यूनान जो देश है ना, उसकी स्वतंत्रता कब हुई? यूनान देश को आज़ादी कब मिली? तो याद कीजिएगा, ऑप्शन देखिए 1832, 1829, 1863, 1870 में। तो 1832 में यूनान की स्वतंत्रता हुई, ठीक है ना, 1832 में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासक या मनसबदारी। ये चारों जो है फ्रांस की क्रांति का कारण था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारक जो था, वो सबसे मेन कारण था निरंकुश शासन। यानी कि वहाँ का जो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो राजा था वो जो है ना शासन निरंकुश टाइप का कर रहा था, है ना। यानी कि ऑटोक्रेटिक रूल यूज कर रहा था, जो मर्जी वो कर रहा था। इसीलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इस संगठन से आता सवाल, तो याद कीजिएगा मेजनी का संबंध जो था वो किससे था? कार्बोनरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। ओके, चलिए आगे सवाल यहाँ पे है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश के द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी? देखिए, हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारसाई। तो याद कीजिएगा, बुर्बो वंश की सहायता से कांग्रेस क्या होता है, फ्रांस में किस शासक वंश, यानी कि फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा जो है बुर्बो वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। सवाल को इस तरह से घुमा घुमा को पढ़ना है प्यारे। आगे सवाल पढ़ते तो हमारा यहाँ पे हो गया बुर्बो डायनास्टी। आगे है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? अपनी कूटनीति के दम पर, है ना, अपनी कूटनीति के दम पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। यानी कि इटली यूरोप का अंतर देश आता है, लेकिन इटली ऐसा एक समस्या बन गया था जो पूरे यूरोप का समस्या बन गया था। किसने बनाया था? काउंट कावूर, है ना। याद कीजिएगा, काउंट कावूर जो है अपने कूटनीति के बल पर जो है इटली की जो समस्या था, इटली की जो परेशानी थी, पूरे यूरोप की परेशानी बता दिया, है ना, बना दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? बहुत अच्छा सवाल है। इटली, पर्सा, ऑस्ट्रिया, यूनान। विलियम प्रथम जो था वो पर्सा का शासक था, ठीक है ना। विलियम प्रथम कहाँ शासक था? पर्सा का शासक, ठीक है ना। यानी कि पर्सा देश का नाम है। ओके, यहाँ पे प्रेशर इंग्लिश में लिखा हुआ, शायद मिस्टेक है, ये पर्सा है ना, PRASH, पर्सा। ओके, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की? देखो, यंग यूरोप, यंग इटली, दोनों इंपोर्टेंट सवाल है। दोनों में से कोई पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की या यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए, मेजनी, गैरिबाल्डी और क्या है, बिस्मार्क, कावूर। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा मेजनी, है ना। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना जो है मेजनी ने की थी, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो गया मेजनी। नेक्स्ट देखिए, जालवेरिन की स्थापना किसने की थी? ओके, जालवेरिन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको इस सब सवाल को भूलना नहीं है, बल्कि हर सवाल को देखना ध्यान से, है ना। तो जालवेरिन की स्थापना आपसे पूछा जा रहा ना, तो याद कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्सा हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सा में स्थापना की थी। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा ही ने जो है जालवेरिन की स्थापना की थी। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हंगरी की भाषा क्या है प्यारे? बहुत अच्छा सवाल है। हंगरी की भाषा क्या है? तो समझा रहा, हंगरी की भाषा जो है वो क्या है? मैग्यार। याद कीजिएगा, है ना। हंगरी की भाषा क्या है? ऐसे तो आप जानते हैं इटली की भाषा इटालवी है ना। तो हंगरी की भाषा आपको पूछा जाएगा तो मैग्यार
ऐसे हाँ मैग्यारी यहाँ आपकी किताब के अनुसार जो है, या तो हंगरियाई बोला जाता है, लेकिन मैग्यार याद कीजिएगा क्योंकि किताब में तो मैग्यारी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बहुत देश का भाषा उसी के नाम से भी, जैसे फ्रांस का फ्रेंच भाषा बोल देता है ना, तो अलग अलग देश के नाम से ही भाषा रखा जाता है। लेकिन हंगरी की भाषा क्या हंगोरियाई भी बोल सकते हैं या तो फिर मैग्यारी बोल सकते हैं। हंगरी की राजधानी क्या थी याद कीजिएगा, बुडापेस्ट या बर्लिन या पेरिस या वियना। तो आपने पढ़ा वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी था, है ना। तो बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी क्या थी, बुडापेस्ट, यानी कि बुडापेस्ट वाज द कैपिटल ऑफ हंगरी, है ना जी, वाज द कैपिटल ऑफ हंगरी बुडापेस्ट। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, ट्रांसपेडेंट संघ, प्लान संघ या राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, राइन संघ की। याद कीजिएगा नेपोलियन का संबंध जो है जर्मनी से रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, बहुत अच्छा सवाल, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किया था किसने, गैरीबाल्डी ने। ओके, एक आता लाल सेना, ठीक है ना, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो याद कीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्की, है ना, ट्राटस्की। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आपने पढ़ा जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। तो किस 1871 में तो कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था ना, सीडान का युद्ध हुआ था। सीडान का जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था, और ये जो सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। हालांकि सवाल मिलेगा आपको। तो इसी युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है ना, यानी कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि भी थी 1871 में, वही जो है उसी में जो है इसका क्या एकीकरण, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया था 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुआ और उसकी एकीकरण भी हो गया। चलिए, कावूर कौन था, कॉन्ट कावूर, जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा कौन था, बताओ कॉन्ट कावूर कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली का प्रधानमंत्री। कॉन्ट कावूर कौन था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली का प्रधानमंत्री था कॉन्ट कावूर। अगला सवाल देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, मैंने आपको बता दिया, जर्मनी और इटली दोनों याद कीजिएगा, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था 1871 में। दोनों का सवाल आएगा इसी में कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ या इटली का एकीकरण कब हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ सब काम जो है दोनों के साथ साथ संग संग मिल के हो रहा था, ठीक है ना। तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1871 में। आगे देखिए, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। अब देखिए, सेडोवा का युद्ध मैंने बताया था 1866 में सेडोवा की युद्ध हुई थी, ठीक है, सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। अब 1866 में जो युद्ध हुआ था ना प्यारे, बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे है कि 1866 में जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है हार गया था और पर्सा जो है वो विन हो गया था, विनर बन गया था, पर्सा जो है जीत गया था। इसी तरीके से जो सेडान का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच, उसमें भी फ्रांस को जो है एकदम बुरी तरीके से हरा दिया, पर्सा उसमें भी जीता, यानी कि सेडोवा और सेडान दोनों युद्ध में कौन जीता, पर्सा जीता। ओके, आगे है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी कि जब 1830 में जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस में किस शासक का स्थापना हुआ, तो याद कीजिएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है ना, सांघीय शासन व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक, तो याद कीजिएगा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी 1830 की क्रांति के बाद। फ्रांस में कौन सा शासन की स्थापना हुई थी, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान के अनुसार जो है राजतंत्र चलेगा। संवैधानिक, हमारे यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र चलता है ना, लेकिन वहाँ जो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, यानी कि राजा रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार चलेगा, अपना कुछ रूल नियम। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। मारियान जो है वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, मारियान, ठीक है ना, फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ओके, चलिए आगे, बिस्मार्क क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिस्मार्क क्या था या गैरीबाल्डी कौन था, याद कीजिएगा। तो बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिक था, कौन था, क्या था, कूटनीति था। ओके, डिप्लोमेटिक जिसको बोलते हैं, कूटनीतिक था। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे सवाल देखें, चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ऑस्ट्रिया में, यूनान में, तुर्की में, इंग्लैंड में, याद कीजिएगा। चार्टिस्ट वगैरह जो है ना, जैसे क्रिश्चियन से संबंध आता है इसका, तो इंग्लैंड में जो है ये आंदोलन चला था, ठीक है। उम्मीद है कि अब तक सब आप लोग सही बना रहे होंगे, आंसर दे रहे होंगे, और अगर याद नहीं तो इसको याद कर लीजिए। ये हर एक क्वेश्चन आपके एकदम कैप्सूल की तरह साबित होने वाला, कैप्सूल की तरह।
ठीक है ना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति। तो बताओ राष्ट्रवाद की जो अवधारणा हुई थी किस घटना से, यानी कि कौन सी घटना हुई थी तब जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ था? तो याद कीजिएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण एक घटना हुआ था, उसके बाद जो है लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की अवधारणा पैदा हो गया और लोग अपने देश से भी मोहब्बत प्यार करने की भावना जो है मतलब व्यक्त करते रहे। आगे सवाल पढ़ते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखो आ गया ना, किस युद्ध के द्वारा, युद्ध बोलेगा तो सीडान हो जाएगा, और किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, क्योंकि 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और उसी के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और युद्ध बोला था किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो 1870 के युद्ध के बाद, है ना। चलो, वियना सम्मेलन कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1818 में। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए प्यारे कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ठीक है ना। एड्रियानोपुल की संधि हुई थी रूस तुर्की, यूनान पोलैंड, ब्रिटेन तुर्की, पोलैंड हंगरी। तो याद कीजिएगा रूस और तुर्की के साथ। तो याद सवाल पूछेगा एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, या एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? तो याद कीजिएगा वो देश का नाम क्या था? रूस और तुर्की। आगे सवाल यहाँ बनता क्या, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट, है ना जी। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपना राइन राज्य, एक सवाल था ना कि कौन सा राज्य, तो कौन सा शासन, नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा शासन स्थापना किया था? राइन शासन। और कहाँ किया था? जर्मनी में। तो जर्मनी का संबंध नेपोलियन से है, इस बात को याद करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। गैरीबाल्डी पैसेज क्या था? ये भी बहुत बार सवाल आ चुका है और बहुत ही आसान सा इसका जवाब होगा, नाविक था, एक सेलर था। सेलर बोले तो नाव चलाने वाला, है ना, नाव चलाने वाला, ठीक है ना, नाविक था, सेलर था। ओके, याद रहेगा। आगे सवाल है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बहुत बार सवाल पूछा है और ये सब एनसीईआरटी के सवाल है। एनसीईआरटी के सवाल के अलावा भी मैंने इसमें सवाल डाला है। इस वीडियो में एनसीईआरटी से 20 के आसपास सवाल होगा, बाकी एक्स्ट्रा सवाल है और वो भी सवाल कभी कभी पूछ ही लेता है। लेकिन एनसीईआरटी जो सवाल एकदम ठोस है, वो एकदम कंपलसरी की, एकदम कंपलसरी पढ़ना तो पढ़ना है, ठीक है ना। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे जो है उसको क्या किया था? अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1815 नहीं, 1820 नहीं, 1848 में, ठीक है ना। 1815 से 1848 तक ये मेटरनिक युग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेटरनिक युग, यानी कि 1815 में शुरू हुआ था इसका शासन, 1848 में चक्का जाम, यानी कि समाप्त हो गया था, ठीक है ना। तो 1848 मेटरनिक का पतन हुआ था। मेटरनिक का युग बोले, मेटरनिक युग, तो 1815 से 48, जैसे बोलते हैं गांधी युग, उस तरह से। जालवेरिन क्या थी? जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? क्रांतिकारियों की संस्था थी जालवेरिन, या व्यापारियों की थी, या विद्वानों की, या पादरी? तो जालवेरिन जो संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है ना, व्यापारियों की संस्था थी। आगे सवाल है, सेडान का युद्ध कब हुआ? देखो सेडान मैंने बताया ना, 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद परसा और किसके बीच? परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस को तो मुंह तोड़ जवाब दिया था और इसके बाद 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और इसी के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, याद है ना। ओके, वेरी गुड। आगे सवाल, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? देखो सेडोवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। इसमें भी परसा जो है एकदम विनर रहा था, जीत गया था परसा, ठीक है ना। चलो, याद रहेगा। अब मेरे ख्याल से सवाल का सिलसिला हो गया खत्म। अब आपको लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। होमवर्क आपके रहेगा, मैं दे रहा होमवर्क में क्या दूँ? चलो, होमवर्क ये है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन मैंने बताया है, ठीक है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था?
किसने किया, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है ना। और इसका आंसर कमेंट करना। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या तो आप हर सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा एग्जाम तक आपको पीडीएफ मिलेगा फ्री में, मतलब पूरा फ्री नहीं। नीचे देखिए एक मोबाइल नंबर जा रहा होगा 8210423200। ये मोबाइल नंबर पे आप जो है 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, पे फोन से, पेटीएम से, गूगल पे, जैसे भी, ठीक है ना। पे करने बाद आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना और आपको जितना सारा पीडीएफ, नोट्स, इंपोर्टेंट सारा कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एकदम 1 साल तक, पूरा एग्जाम तक, जो एग्जाम होना 2023 में जो एग्जाम होगा पूरे तक आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा अगर चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छा था तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और हमारा नीचे जो है ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ प्यारे। वेबसाइट में टेस्ट आप दे सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अपना गूगल खोलेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे AA-OnlineSolutionOfficial.com, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। AA-OnlineSolutionOfficial.com खोलेंगे। इस खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि official.com वाला ही पेज खुलना चाहिए और यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका इंटरफेस और आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जब मैं टेस्ट लूंगा तो आपको यहाँ जाकर देखना पड़ेगा आपको कि ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे लाइव टेस्ट और यहाँ पे डेट वगैरह लिखा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रीवियस टेस्ट भी आप दे सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस टेस्ट जो है, मैंने बहुत सारा प्रीवियस टेस्ट, देखो ये सब टेस्ट फॉर्म है, सब टेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। आप हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो फिर यहाँ पे जाओ, हिस्ट्री में जाओ, यहाँ सोशल साइंस में जाओ, हिस्ट्री को ओपन करो, वहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बैंक भी आप, मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक भी आप पिछले साल का पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी डाला हुआ है, मॉडल पेपर भी डाला हुआ है। यहाँ से ओपन करोगे, आपके मोबाइल में 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पर से जाना है, ठीक है। 3 लकीर दिखेगा, वहाँ जाना है। तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो भाई अच्छी लगे ना इन्फॉर्मेशन, लास्ट करते वीडियो को। ओके, टाटा।